वैज्ञानिक पद्धति भाग 3 में आज हम देखेंगे जैसा कि कुछ समाज शास्त्रियों का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कहाँ तक संभव विवेचना कीजिए। तो यहाँ जैसा कि हमने समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जो हमको विभिन्न विद्वानों में जहाँ मतभेद देखने को मिलते हैं, उसी क्रम में यहाँ भी सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ भी यानी जो समाजशास्त्री हैं दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, संभव है। तो वहीं कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। हाँ, इतना अवश्य हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं या प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है, उसी तरह से सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं होता। इसका एक कारण भी है क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की जहाँ तक विषय सामग्री है वह स्थिर है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है, सदैव एक जैसे गुण रखने वाली है। तो वहीं सामाजिक विज्ञानों की जो विषय सामग्री है उसमें हमें गतिशीलता देखने को मिलती है, विचारवान हैं, यहाँ सार्वभौमिकता का हमको अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण से यहाँ हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से नहीं हो सकता जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम दोनों वर्गों के विद्वानों के कुछ पक्ष, कुछ तर्क यहाँ हम देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो सकता है, तो वहीं कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं हो सकता। वे उनकी कुछ सीमाओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम उन विद्वानों को देखते हैं, उन विद्वानों के तर्कों को लेते हैं जिनका कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। जिसमें पहला बिंदु है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। समाजशास्त्रियों का वह वर्ग जो यह कहता है, जो यह मानता है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है, उनका कहना है कि सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन होता है वह पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ एक अनुसंधानकर्ता या एक समाजशास्त्री किसी भी समस्या या घटना का अध्ययन करता है तो वो क्रमबद्ध तरीके से करता है। पहले समस्या का चुनाव करता है, फिर विषय क्षेत्र का चुनाव करता है, उसके बाद में इकाइयों का अध्ययन करता है, इकाइयों का निर्धारण करता है, उसके बाद में तथ्यों का संकलन करता है, फिर वर्गीकरण विश्लेषण करता है और अंत में वह एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो यहाँ जो हमें अध्ययन में जो क्रमबद्धता देखने को मिलती है वह वैज्ञानिक पद्धति का या विज्ञान का गुण हमको दिखाई देता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो अध्ययन होता है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। दूसरे तर्क वह यह देते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में भी केवल वास्तविकता या वास्तविक घटनाओं का अध्ययन होता है। यह हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में क्या है, क्यों है और कैसे का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से एक विज्ञान या वैज्ञानिक विज्ञान में प्रयोग करता है और वहाँ क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता भी अपने समाज की घटनाओं में, समाज के बारे में, समाज की प्रथा और परंपराओं के बारे में जब वो अध्ययन करता है तो केवल क्या, क्यों और कैसे का अध्ययन करता है। वह ये नहीं कहता कि अमुक प्रथा अच्छी है या बुरी है।
यहाँ केवल क्या है का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि यदि किसी समाज में वेश्यावृत्ति पाई जाती है तो वह अनुसंधानकर्ता वेश्यावृत्ति का अध्ययन करेगा, उसके कारणों को खोजेगा, उसकी कार्य कारण संबंधों की विवेचना करेगा। लेकिन वह वेश्यावृत्ति किसी समाज के लिए अभिशाप है या कह सकते हैं कि वरदान है, उसके बारे में वह मौन रहता है। तो जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक विज्ञान में क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता भी यहाँ क्या है और क्यों है और कैसे का अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला तर्क इस वर्ग वाले समाजशास्त्रियों का इस प्रकार से है। उनका कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में कार्य कारण के संबंधों पर विचार किया जाता है। यानी एक तर्क वो देते हैं कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब भी किसी घटना का अध्ययन करता है, किसी समस्या का अध्ययन करता है, तो वह कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। यानी अमुक घटना जो घटित हुई है उसके पीछे क्या कारण काम कर रहे हैं। उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किसी समाज विशेष में यदि आत्महत्याओं की दर ज़्यादा है तो एक समाजशास्त्री का यानी कर्तव्य बनता है कि जब वह अनुसंधान करे तो उसके कार्य और कारण संबंधों की वहाँ विवेचना करे कि किसी अमुक समाज में आत्महत्याओं की दर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, या किसी समाज विशेष में अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा पनप रहे हैं या पैदा हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हैं। तो कुल मिला के जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या, किसी घटना का जब अध्ययन करता है तो वो कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, उसकी विवेचना करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक भी एक प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, उसी प्रकार से यहाँ सामाजिक अनुसंधानकर्ता भी किसी भी घटना के बारे में, किसी समस्या के बारे में जब वो अध्ययन करता है तो उनके कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। तो कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। अगला एक तर्क और देते हैं इस वर्ग के समाजशास्त्री कि यहाँ सामाजिक अनुसंधानों में नियमों की या सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करना संभव है। एक तर्क यानी समाजशास्त्री इस रूप में देते हैं कि जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक एक परीक्षण करके देखता है, किसी सिद्धांत की परीक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से समाज शास्त्र में भी, सामाजिक अनुसंधान में भी जब अनुसंधानकर्ता किसी पूर्व प्रचलित सिद्धांत की परीक्षा करता है या पुनर्परीक्षा करता है तो यहाँ भी एक हमको विज्ञान का गुण यहाँ हमको देखने को मिलता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ परीक्षण करके देखा जाता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सिद्धांतों की परीक्षा होती है, पुनर्परीक्षा होती है कि वर्तमान समय में वो जो सिद्धांत हैं कितने कारगर हैं या कितने निराधार साबित हो रहे हैं। एक तर्क इसमें यह भी दिया जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में नियमों की जहाँ बात करता है तो वो कहता है कि विशुद्ध विज्ञानों में या प्राकृतिक विज्ञानों के जो नियम हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, इसलिए वहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक समाजशास्त्री का भी यहाँ कहना है कि केवल विशुद्ध विज्ञानों में ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता, हम सामाजिक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और यहाँ भी हमारे समाज के क्षेत्र में नियम सार्वभौमिक होते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वहाँ नगरीकरण और एकाकी परिवारों में वृद्धि होगी। किसी भी समाज को हम यहाँ देख लें, चाहे वो पूर्व का समाज है चाहे वो पश्चिम का समाज है, जहाँ जहाँ औद्योगिकरण बढ़ेगा वहाँ नगरीकरण में और एकाकी परिवारों में वृद्धि होगी। तो ये एक सार्वभौमिक नियम है। जो विशुद्ध विज्ञानों में हमको सार्वभौमिक नियम देखने को मिलते हैं तो यहाँ भी एक सार्वभौमिक नियम देखने को हमें मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है।
एक अंत में एक तर्क और दिया जाता है कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्रों में भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या भविष्यवाणी करने की क्षमता है। यह तर्क भी एक समाजशास्त्री इस रूप में देते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक वैज्ञानिक एक प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में जो अपनी भविष्यवाणी करता है, ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्री भी एक सामाजिक अनुसंधान करते समय सामाजिक तथ्यों को आधार पर अपने निष्कर्ष के आधार पर भविष्यवाणी कर सकता है। और यहाँ भी भविष्यवाणी में हम यही उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा वैसे वैसे नगरीकरण में वृद्धि होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुण हमको एक विज्ञान में या विशुद्ध विषयों में देखने को मिलते हैं, ठीक वही गुण हमको यहाँ समाजशास्त्र के क्षेत्र में या सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है। तो वही समाजशास्त्रियों का एक दूसरा वर्ग जो यह मानता है कि सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना संभव नहीं है, और उसके पक्ष में वे कुछ इस प्रकार से तर्क देते हैं। जैसे नंबर 1 हम कह सकते हैं कि यहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। पहला तर्क वो ये देते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की जो विषय सामग्री है या उसका अध्ययन करने वाला है, अनुसंधान करने वाला है, वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो विषय सामग्री है वो निर्जीव है, वो स्थिर है, वह विचारशील नहीं है, वह विचारवान नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है। और वह अनुसंधानकर्ता जब उसका अनुसंधान करता है या कोई रिसर्च करता है, कोई खोज करता है, तो उसके साथ में उसके कोई पूर्वाग्रह जुड़े हुए नहीं होते हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र में यदि हम देखें, यदि मैं अपने समाज का अध्ययन करता हूँ तो हो सकता है मेरे समाज के बारे में बहुत सारी बुराई रहते हुए भी यदि मैं उसका अध्ययन करता हूँ तो उन बुराइयों के बारे में मैं उनको छिपा सकता हूँ। यहाँ अनुसंधानकर्ता पहले से ही यदि पूर्वाग्रहों से ग्रसित है तो निश्चित है वह सटीक तथ्यों का संकलन नहीं करेगा, सही तथ्यों का संकलन नहीं करेगा, और जब सही तथ्यों का संकलन नहीं करेगा तो उससे प्राप्त निष्कर्ष भी सही प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ एक ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव है, या हम कह सकते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से यहाँ जो अनुसंधान करता है उसी समाज का अध्ययन करता है जिस समाज का वो सदस्य है, और जिस समाज का वो सदस्य है उस समाज का जब अध्ययन करता है तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से वह ग्रसित होता है, और जब पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है तो वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव स्वाभाविक है। दूसरा तर्क इसी वर्ग के समाजशास्त्री देते हैं कि सामाजिक घटनाओं में हमें जटिलता देखने को मिलती है। दूसरे तर्क के आधार पर वो ये कहते हैं कि सामाजिक घटनाएं जो होती हैं बड़ी जटिल प्रकृति की होती हैं, और जटिल प्रकृति के होने के कारण यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से नहीं हो सकता जिस प्रकार से हम विशुद्ध विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। सामाजिक घटनाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ इस प्रकार की घटनाएं हमें समाज में देखने को मिलती हैं कि जो आज साधु है वह कल शैतान हो जाता है, यानी रातों रात जो कल साधु था आज शैतान हो गया, या आज शैतान था कल साधु हो गया। अचानक उसमें यानी परिवर्तन आता है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो परिवर्तन है वह कभी प्राकृतिक विज्ञानों में, कभी इस प्रकार की विषय सामग्री में अचानक परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ सामाजिक घटनाएं बड़ी जटिल हैं, उनको समझना बड़ा दुष्कर कार्य है, तो यहाँ हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा तर्क इस वर्ग के समाजशास्त्री यह देते हैं कि सामाजिक विज्ञानों की जो अध्ययन वस्तु है वो गतिशील है। कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु होती है वह स्थिर होती है, उसमें गतिशीलता का अभाव नहीं होता, अभाव होता है। वहीं सामाजिक अनुसंधान की सामाजिक विज्ञानों की जो अध्ययन वस्तु है वो गतिशील है, वो परिवर्तनशील है। व्यक्ति आज कुछ कहता है लेकिन कल वह कुछ कहेगा, उसके विचारों में बदलाव आ जाएगा।
उसकी भावनाओं में बदलाव आ जाएगा। आज कोई घटना उसके साथ में घटित होती है, कल को वो है गलत साबित होती है। आज कोई किसी का दोस्त है, कल वो दुश्मन भी हो सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में जो विषय वस्तु है, जो अध्ययन वस्तु है, मुख्य रूप से मानव है। और उस मानव का अध्ययन जब वो करता है तो वो गतिशील है। आज कुछ है, कल कुछ है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। कल परिस्थितियां भिन्न होने पे वह कुछ अलग तरीके से विचार करता है। आज की परिस्थितियां कुछ भिन्न प्रकार की हैं, आज वह दूसरे तरीके से सोचता है। तो यहाँ गतिशीलता के होने के कारण हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में हम विषय वस्तु वो देखते हैं वो स्थिर है। वो 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा, 4 है तो हमेशा 4 ही रहेगा। हाइड्रोजन अपनी यानी गुणों को कभी नहीं त्यागेगा, ऑक्सीजन कभी अपने गुणों को नहीं त्यागेगा। लेकिन यहाँ सामाजिक अनुसंधान में इस प्रकार की विषय वस्तु का अभाव है, इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। एक तर्क इस वर्ग के समाजशास्त्रियों का यह भी देखा जाता है, उनका कहना है कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं और अमूर्त घटनाओं का हम सटीक अध्ययन नहीं कर सकते, उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमूर्त हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं। और दिखाई जब हमको नहीं देती हैं तो हमको उसको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते हैं, उनको माप नहीं सकते हैं, उनको सूंघ नहीं सकते हैं। ये हमारे अवलोकन की जो हमारे पास में जो एक विधि है, जिसमें हम प्राकृतिक विज्ञान में हम देखते हैं कि अवलोकन के माध्यम से हम किसी भी घटना का माप कर सकते हैं, या कोई माप नहीं किया जा सकता। हम पति पत्नी में प्रेम कितना है उसका कोई माप नहीं है, हम इसको माप के नहीं बता सकते। 2 मित्रों में कितनी मित्रता है, या 2 शस्त्रों में कितनी शस्त्रता है, कितना वजन है, कितनी लंबाई चौड़ाई है उसकी, इस प्रकार की यानी जो घटना है तो यहाँ अमूर्त होती हैं। इस अमूर्तता के कारण हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों की जो घटनाएं होती हैं वो मूर्तमान होती हैं, उसको हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं, तौल सकते हैं, छू सकते हैं। अगला तर्क इसके पक्ष में यह दिया जाता है कि यहाँ सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। एक तर्क कुछ समाजशास्त्री ये भी देते हैं कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव है, और उसका कारण ये है कि यहाँ जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, वह गतिशील है, वो परिवर्तनशील है, वह समय और स्थान के चलते अपने आप में परिवर्तन करती है, अपने आप में बदलाव करती है। उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि एक पति पत्नी के संबंध, हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो वही पति पत्नी के संबंध पश्चिमी समाजों के में देखें तो उसमें भिन्नता पाई जाएगी, जबकि संबंध पति पत्नी के ही हैं, लेकिन यहाँ भिन्न प्रकार के हैं। पश्चिमी देशों में भिन्न प्रकार के हैं, आदिम समाजों में भिन्न प्रकार के हैं, वहाँ परिस्थिति और भूमिकाएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं, तो यहाँ परिस्थिति और भूमिकाएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं। तो ये सार्वभौमिकता का अभाव होने के कारण भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते। एक अगला और तर्क दिया जाता है, वो है कि समरूपता का अभाव। कुछ समाजशास्त्री एक तर्क ये भी देते हैं कि हम यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इसलिए भी नहीं कर सकते कि यहाँ की जो हमारी अध्ययन की इकाई हैं उनमें समरूपता का अभाव पाया जाता है। वहीं प्राकृतिक विज्ञानों में हम देखते हैं वहाँ इकाई जो होती है वहाँ समरूप होती हैं, एक समान होती हैं, उनमें कोई असमानता नहीं होती। ऑक्सीजन का एक अणु दूसरे अणु के समान होगा, क्लोरीन का एक अणु दूसरे अणु के सेम होगा, सोडियम का एक अणु दूसरे अणु के समान होगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं होगी, कोई यानी उसमें असमानता नहीं होगी। लेकिन यहाँ हम इकाइयों को यदि देखें तो यहाँ इकाइयों में समानता नहीं होती। हम जहाँ भाई भाई की बात करते हैं या भाई बहन की बात करते हैं तो भाई बहन के संबंध किसी समाज में किसी प्रकार के होते हैं तो दूसरे समाज में किसी प्रकार के होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक भाई के लिए कह सकते हैं कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, तो वहीं दूसरा भाई अपने भाई का सर्वस्व अपने ये यानी कह सकते हैं कुछ का प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है। तो यहाँ है भाई, इकाई भाई है, लेकिन
भाइयों में यहाँ क्या है, समरूपता का अभाव है। एक भाई का व्यवहार भिन्न प्रकार का है, दूसरे भाई का व्यवहार भिन्न प्रकार का है। एक पति पत्नी का संबंध भिन्न प्रकार का है तो दूसरे पति पत्नियों का व्यवहार भिन्न प्रकार का है। एक पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो वहीं ये दूसरे पति पत्नी यानी आपस में रोजाना झगड़ा करते हैं। तो यहाँ समरूपता का अभाव होने के कारण भी हम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला बिंदु यह भी एक तर्क दिया जाता है कि यहाँ भविष्यवाणी करने की संभावना नहीं होती है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करके एक भविष्यवाणी करता है, एक मौसम विज्ञानी जो होता है तथ्यों के आधार पर, अपने निष्कर्ष के आधार पर यानी मौसम की भविष्यवाणी करता है कि आज आंधी आने की संभावना है या तूफान आने की संभावना है या बरसात होने की संभावना है, सर्दी अधिक पड़ने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणी करने की संभावना नहीं होती है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है, विषय सामग्री है, वो गतिशील है, वो पल पल में बदलती रहती है, पल पल में उसमें परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के कारण ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी का यहाँ अभाव हमें देखने को मिलता है। और अंत में एक तर्क ये दिया जाता है कि सामाजिक अनुसंधान में या सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगशाला का अभाव होता है। उनका कहना है कि ठीक यानी प्राकृतिक विज्ञानों में जो हम देखते हैं वहाँ प्रयोगशाला होती है, प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरण होते हैं और विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हम प्रयोग करके देखते हैं और प्रयोग करके देख के हम सटीक निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक अमुक पदार्थ मिलाने से अमुक पदार्थ बनता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसी इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला नहीं है, और कोई प्रयोगशाला नहीं है तो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से नहीं कर सकते जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने पक्ष और विपक्ष दोनों बातें देखी, दोनों वर्गों के विचारों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है, तो कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है। लेकिन यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है, ठीक उसी प्रकार से तो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव नहीं है। लेकिन हम इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि सामाजिक अनुसंधानों में या सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बिल्कुल ही संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सामाजिक विज्ञानों में भी हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ जितना सटीक हमारे पास में निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमारे उसी प्रकार के निष्कर्ष हमको प्राप्त नहीं होते। लेकिन इसका कहना या इसका हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से नहीं जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। तो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति हमारा आज चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।